चलिए बच्चों, 21 फरवरी के लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर को लेकर आए आप सभी के लिए। क्लास 10th वालों के लिए, जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं उन सभी छात्रों के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे हम लोग कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो आप लोग के एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। टोटल आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे जिसमें से आपको 40 का जवाब देना है। ठीक है, ये सारे आप लोग को पैटर्न है। टोटल पूर्णांक 80 रहेंगे बच्चे। ठीक है, और समय दिए जाएंगे 2 घंटे 45 मिनट का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को यहाँ पे लेकर आते रहता हूँ, चाहे मैथमेटिक्स का हो, सोशल साइंस का हो, सामाजिक विज्ञान का हो, साइंस का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, मैथिली का हो या फिर अंग्रेजी का हो, सभी सब्जेक्ट का मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ क्वेश्चंस बच्चे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न भी बताऊँगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी तरीके पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे ये है बच्चे। देखो, ये सारे क्वेश्चंस गेस क्वेश्चन से बच्चे जो आप लोगों को एग्जाम्स में कई बार देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास कि वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर जो है वो किस देश से संबंधित है। ठीक है, विद्युत धारा की जो मात्रक है ना एम्पियर, उसी का नाम है यहाँ पे। तो ये आपको फ्रांस देश से संबंधित है, मतलब फ्रांस देश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पवनों का देश किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ना, पवनों का देश। देखो, पवनों का देश कहा जाता है, किसको कहा जाता है पवनों का देश बच्चे? डेनमार्क को कहा जाता है। फिनलैंड को नहीं, डेनमार्क को। ठीक है ना, डेनमार्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि जब होगा तो परिमाण और दिशा दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। नाइक्रोम, नाइक्रोम जानते होंगे ना, हीटर में जो नाइक्रोम का तार यूज होता है, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं ये प्रश्न हमारे पास। तो इसमें होता है निकेल एवं क्रोमियम। क्या होता है? निकेल एवं क्रोमियम। ये मिश्र धातु है निकेल एवं क्रोमियम का नाइक्रोम। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है पूछा जाता है कभी कभी। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज होता है ना। तो होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। क्या होता है? 10 के पावर -19 कूलम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगी। जूल प्रति कूलम। क्या होता है? जूल प्रति कूलम मतलब एक, देखो याद रखना है, एक जूल बट्टा में यहाँ पे एक कूलम जो होगा वो किसके बराबर जो हो जाएगी बच्चे, याद रखना है आप लोगों को। ये होता है फार्मूला किसका? 1 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट। ठीक है ना, 1 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे वोल्ट का जो होता है जूल प्रति कूलम वोल्ट के बराबर होती है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो, विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। विभवांतर सॉरी प्रतिरोध का होता है। प्रतिरोध का क्या होता है बच्चे? ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का। कूलम किसका होता है? आवेश का। ये वोल्ट जो होता है वो किसका होता है? विभवांतर का। और एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का होता है। ठीक है, विद्युत धारा का। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? देखो, विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? याद रखना है आप लोग को, वोल्टामीटर नहीं, वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक है ना, वोल्ट मीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट होगा। अगला है कि शक्ति का एसआई मात्रक। देखो, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। ऑप्शन नंबर 9 का सी हो जाएगी, वाट। चलिए अगला देख लेते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो हमेशा होगा। तो वो समतल दर्पण में एक ऐसा दर्पण है जिसका वस्तु का जो आकार है उसी के आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा वो किस तरह का बनता है? वो काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है किस में? किससे बनता है किसी वस्तु का आवर्धित? आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा। इसमें तो वस्तु के बराबर बनता है। क्या बनता है बच्चे? वस्तु के बराबर बनता है किसमें? समतल दर्पण में। ठीक है, उत्तल दर्पण में तो छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। इसलिए इसको हम लोग गाड़ी के जो आता है ना साइड मिरर, उसमें यूज करते हैं। अवतल दर्पण से क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण से किसी वस्तु का। हजामत बनाने के लिए प्रयोग करता है अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। क्यों करता है? क्योंकि उसमें बड़ा बड़ा दिखता है। ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? देखो, निकट में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसका? अवतल में। और ये होता है दूर जो है उत्तल में। क्या होता है? दूर उत्तल। अगला है कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो धारा मापने के यंत्र को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? देखो, धारा हो या फिर विद्युत धारा हो, बात एक ही है बच्चे। नहीं, धारा विद्युत, देखो धारा बोला गया, दो शब्द हो जाते हैं। अगर विद्युत धारा बोलता है तो एम्पियर को मापते हैं,
लेकिन धारा मापने के यंत्र को यंत्र बोल देंगे तब अमीटर होगा। क्या होगा? यंत्र अमीटर होगा। क्या होगा? एमीटर। 14 का ए करेक्ट हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अगर धारा का एसआई मात्रक पूछता तो एम्पियर होता। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो, देखो डायनेमो से जो विद्युत जंत्र में उपयोग होता है ना यहाँ पे, तो डायनेमो से जो धारा प्राप्त होती है बच्चे, दोनों धारा प्राप्त हो सकती है। डायरेक्ट करंट भी प्राप्त हो सकता है, ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा भी और डिस्चार्ज धारा दोनों प्राप्त हो सकते हैं। सी करेक्ट होगा। आवेश का मात्रक क्या होता है? देखो आवेश चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। ऑप्शन नंबर 16 का ए। वाट किसका होता है? पावर का, मतलब शक्ति का। किसका? शक्ति का होता है। एम्पियर आप लोग को पता ही होगा, विद्युत धारा का होता है। ठीक है, और ये वोल्ट जो होता है वो किसका होता है? विभवांतर का। क्या होता है? विभवांतर का। प्रतिरोध का बताओ? प्रतिरोध का होता है ओम। क्या होता है? प्रतिरोध का होता है ओम। ये सब पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम्स में। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत की अगर बात करेंगे तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? सौर ऊर्जा हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगी। अगला कि इनमें से कौन अधातु होते हुए चमकीला होता है? तो अधातु होते हुए भी चमकीला जो होता है उसका नाम है आयोडीन। क्या है? आयोडीन। समझ में आ रही है ना? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा 18 का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 19 नंबर कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन का 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ठीक है ना, कार्बन कितना होता है? 6 परमाणु संख्या होता है। और ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? ये होता है हीलियम का है। ठीक है, और ये कितना होता है? बोरॉन का। अगला है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है Pb प्लस CuCl2, PbCl2 बना, उसके बाद Cu बना। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया जो है किस तरह का अभिक्रिया? देखो Cu जब दो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड जो मिलके बना, एक कंपाउंड और एक यौगिक जब बनाता है उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखो लोहा से जो जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया होती है बच्चे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है हमारे पास कि जल जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? यही प्रश्न है ना कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा यौगिक बनता है? तो उस यौगिक का नाम है हमारे पास H2। क्या है? H2। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा गैस बनता है बोला गया, कौन सा गैस? तो H2 गैस बनता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो ऑप्शंस में है बच्चे वो है आपका कॉपर। क्या हो जाएगा? Cu क्या हो जाएगा? यहाँ पे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगी। ठीक है ना, ऑप्शंस के हिसाब से क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम की होती है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम नहीं है इसलिए हम लोग कॉपर को लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु तो यहाँ पे बच्चे कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। तो 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला ये कैल्शियम। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20 होती है। जो आप लोगों को पूछा था मैं, 20 होता है कैल्शियम की परमाणु संख्या। अगला है कि सिलिका जो है बच्चे एक क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। तो 26 का सही उत्तर सिलिका। देखो सिलिकॉन नहीं है बच्चे, सिलिका है। यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना, धातु अधातु उपधातु इसमें से कोई नहीं है। सिलिका क्या है बच्चे? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाए। ठीक है ना, न धातु है, ना धातु है, ना उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। सिलिका जो है एक ऑक्साइड है बच्चे किसी का। ठीक है, सिलिकॉन का है। क्या है? सिलिकॉन का। इसलिए यहाँ पे सिलिकॉन नहीं लगा हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिलिका सिर्फ बोला गया। तो इनमें से कोई नहीं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं? देखो नाइट्रोजन जो अणु होता है उसमें कितने सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं बच्चे? तो याद रखना आप लोग को 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको CaCO3 बोलते हैं। अगर बोला जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं तो संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। अगला कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का। और ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। जब हाइड्रोजन लग गया तो बाइक का उपयोग करते हैं सोडियम हाइड्रोजन मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। CHO, देखो CHO जो लगा है ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। क्या है? एल्डिहाइड। तो 30 का सही उत्तर बी करेक्ट होगा। सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? मतलब तत्व।
सबसे कठोरतम जो तत्व है ये हो जाएगा आपका हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। 31 का बी सबसे कठोर तत्व है। अक्रिय तत्व कौन सा? अक्रिय, अक्रिय गैस या फिर अक्रिय तत्व? हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम। हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस या फिर अक्रिय तत्व है। 32 का बी। नेक्स्ट हमारे पास कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों के वर्गीकरण का आधार है वो परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। जब बोला जाएगा कि प्राचीन आवर्त सारणी मतलब पहले का आवर्त सारणी में या फिर मेंडलीव वाला में, वो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? ये मेंडलीव में है, मेंडलीव। अगला है बच्चे कि हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम, तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है। क्या है? अक्रिय तत्व है। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? देखो निषेचन क्रिया के पश्चात जो युग्मनज में बनता है बच्चे, भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अवशेषी अंग का उदाहरण कौन सा है? देखो अवशेषी अंग की बात करेंगे हम लोग तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर कर्ण पल्लव की पेशिया, निषेचक पटल, पुच्छ कशेरुका, ये सारे हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। क्योंकि एक आहार श्रृंखला में जो शाकाहारी से निर्माण होता है ये होता है आपको द्वितीय पोषी स्तर का। ठीक है, द्वितीय पोषी स्तर का होता है, द्वितीय पोषी स्तर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। कहा गया कि कैल्शियम पाया जाता है किस में? देखो कैल्शियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में? क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वृक्क है, जिसको हम लोग किडनी के नाम से जानते हैं। अगला कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो कॉकरोच में पाया जाता है। किस में? कॉकरोच में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 40 तक प्रश्न किए हैं जो बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी के लिए आप लोग के इम्पोर्टेंट था। टोटल आप लोग को 300 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जिसमें से आपको 50 गारंटी है बच्चे आप लोग को आ जाएंगे। ठीक है, 40 50 नहीं 40 लाना है ना, 80 में 40 का ही सवाल का जवाब देना है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय सभी।